हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। मैं मुबारक अली ट्रेसिंग फैकल्टी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक थ्योरेटिकल पार्ट मैंने वीडियो बनाया था कि जैसे अगर किसी भी हैंडसेट में, चाहे रियलमी हो, वीवो, ओप्पो के हैंडसेट में अगर कभी भी हैंडसेट को चार्ज पे लगाते हैं, अगर अनेबल टू चार्ज का मैसेज दिखाता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया था कि अगर उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो किस सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम आती है, कहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसी का प्रैक्टिकली आपको लाइव करके दिखाएंगे। हमारे पास एक मोबाइल है, वीवो Y12 है, जिसमें सेम प्रॉब्लम है कि जब इसको हैंडसेट को चार्ज पर लगाते हैं तो वही मैसेज दिखाता है, अनेबल टू चार्ज दिखाता है और मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता और मोबाइल फ़ोन हमारा ऑन भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम आई है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो कैसे रिपेयरिंग की जाती है, किस सप्लाई की प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बोर्नियो ने इस चीज़ को अपडेट नहीं किया। अगर हम इसका स्कीमेटिक की बात करें तो स्कीमेटिक में इसका कोई भी सलूशन, यानी स्कीमेटिक का कोई भी पार्ट्स इसका नहीं दिया गया है। थोड़ा रिपेयरिंग करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आपके पास आएगा तो उसे आप आसानी से बड़े ईजी वे में रिपेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर में उसका सलूशन बताया हुआ है, एक लाइन दिखाई गई है, लेकिन अगर उसमें हम चेक करें तो रजिस्टर की कोई वैल्यू भी नहीं बताई गई है। रजिस्टर तो बताया गया है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है आईडी की लाइन में तो कहाँ से आती है, उसके सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये इन्होंने बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन में बताया गया है। तो देखते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो कैसे इसकी रिपेयरिंग की जाती है, कहाँ से प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगा के आपको चेक कराते हैं कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो डिस्प्ले पे क्या चीज़ शो हो रहा है। तो जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाएंगे और हम देखते हैं कि इसमें एम्पियर मशीन में अगर देखेंगे तो एम्पियर भी हमारा प्रॉपर ले रहा है और ये हमारा चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। और चार्जिंग लोगो शो करने के बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और अभी रुकते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख सकते हैं तो अनेबल टू चार्ज, प्लीज़ कॉन्टेक्ट आवर आफ्टर सेल सर्विस, मतलब इस तरीके से मैसेज दिखाता है और मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज नहीं होगा। ये प्रॉब्लम इस तरह की आती है। तो आज हम इस मोबाइल फ़ोन को किस तरह रिपेयरिंग की जाती है, यानी इस तरह की अगर फॉल्ट आती है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हम आपको भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो अभी हमने चार्ज पे लगाया। एम्पियर अगर आप देखेंगे ना तो एम्पियर इसमें प्रॉपर ले रहा है, लेकिन एम्पियर स्टेबल होना चाहिए। एम्पियर स्टेबल नहीं हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। एम्पियर दिखाएगा 0.6 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे वो मैसेज आपका शो हो रहा है, मतलब अनेबल टू चार्ज का मैसेज दिखा रहा है, मतलब ये एरर की प्रॉब्लम होती है। अगर इसको हम समझे तो ये एरर की प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम आपकी आती है वो आईडी लाइन से प्रॉब्लम आती है। जब आईडी की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है। और ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये मीडियाटेक बेस है, यानी इसमें जो सीपीयू लगाया गया है, प्रोसेसर लगाया गया है, वो मीडियाटेक का लगाया गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आईडी लाइन में इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कूल टेस्टिंग से हम क्या करेंगे, एक बार जीआर वैल्यू लेंगे बैटरी कनेक्टर की। हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे। देखिए कभी भी अगर फॉल्ट आता है ना, तो अगर आपकी बैटरी, जैसे मान लो जो काम करने वाला है अगर वो चीज़ ओके है, अगर आपने उसको चेंज भी कर दिया और फिर भी प्रॉब्लम आपका सेम हो रहा है, तो इसका मतलब जो काम करवाने वाली सर्किट है, या वो जो सर्किट है, या वो जो उसकी आईसी है जो उसको कंट्रोल करती है, इसका मतलब वो प्रॉपर आपका वर्क नहीं कर रही है, या उसके सर्किट में प्रॉब्लम होगी, तभी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बैटरी की वोल्टेज की बात करें, अगर हम वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज भी हमको प्रॉपर बैटरी शो कर रहा है। बैटरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बैटरी की वोल्टेज अगर डाउन होगी तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चेक करेंगे बैटरी की वोल्टेज तो बैटरी की वोल्टेज हमको प्रॉपर शो हो रही है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो 4.2 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है, मतलब बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इस बैटरी में देखें ना स्ट्रीम में, तो इसमें इन्होंने सप्लाई के बारे में बताया कि इस बैटरी कनेक्टर में उन्होंने कौन सी सप्लाई का यूज़ किया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस और आईडी सप्लाई का यूज़ किया गया, मतलब थर्मल सप्लाई का यूज़ नहीं किया गया। क्योंकि इसमें BQIC का यूज़ किया है। BQIC जिस हैंडसेट में लगी होती है तो उसमें जो बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है वो आईसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आईडी लाइन है, तो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, मोबाइल फ़ोन को चार्ज से भी रिमूव कर दिया है। अब अगर हम बीच वाली पिन को चेक करेंगे, एक पिन इसमें क्या होता है पॉजिटिव, एक ग्राउंड होता है, एक आपकी आईडी लाइन होती है। और बहुत सारे हैंडसेटों में अगर देखोगे तो 4 पिन ही होती है, उसमें आईडी भी होती है और थर्मल की सप्लाई भी दी जाती है। तो जैसा कि ये मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे।
और सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग से ही पता करते हैं कि आईडी लाइन में प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कहीं और से है। सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा है पॉजिटिव सप्लाई यानी बी बैड है, 300 के करीब वैल्यू आ रहा है, मतलब कोई शॉर्टिंग भी लीकेज भी नहीं दिखा रहा है। और ये वाला हमारा पिन जो है वो ग्राउंड है। अगर हम आईडी पिन को अगर चेक करें तो देखिए आईडी पिन को चेक करने पर यहाँ पे हमें कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। और जीआर वैल्यू ना आने का मतलब क्या है कि 100% कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई मिसिंग है। और सप्लाई मिस होने की वजह से आईडी लाइन पे कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सप्लाई कूल टेस्टिंग से ही हमको पता चल गया कि इसके सप्लाई में प्रॉब्लम है। अब इसकी सप्लाई को हम स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे कि इसकी सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कूल टेस्टिंग से ये पता चल गया कि यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा, जबकि बी बेड पे देखिए आपको जीआर वैल्यू देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप आईडी लाइन पे चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पे दोनों जो पिन है वो आईडी लाइन है, अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे वही पिन है, इसमें थर्मल की सप्लाई नहीं दी गई है। तो ये आईडी लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सप्लाई मिसिंग है। इसकी सप्लाई मिसिंग है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है कि इसकी सप्लाई कहाँ से मिसिंग है और इसकी सप्लाई सर्किट कैसे होती है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को बाहर निकालते हैं। मोबाइल फ़ोन वैसे काम नहीं किया गया, अगर आप देखेंगे ना तो स्टील बॉडी सारी इसकी लगी हुई हैं, काम इस पर नहीं हुआ है। हम बैक साइड भी ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल देंगे और जितने भी कैमरे लगे हैं सबसे पहले कैमरा को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर पीछे के साइड देखेंगे तो इसका पूरा स्टील कवर है, मतलब काम तो कहीं नहीं हुआ है। ये जो स्टील बॉडी है इसका जो चार्जिंग सेक्शन होता है, इसका यहाँ पे चार्जिंग आईसी लगी हुई है। अगर हम रियलमी वीवो ओप्पो की बात करें तो इसमें जो आईडी और थर्मल की सप्लाई के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके बैक साइड दिए होते हैं, सिम जैक के पास जस्ट वहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार स्कीमेटिक में देखते हैं कि इसमें जो हमारी आईडी लाइन है, अगर आईडी लाइन इसकी सप्लाई कैसे दी गई है उसको एक बार हम देखते हैं। क्योंकि हार्डवेयर सलूशन दिया है लेकिन उसका स्कीमेटिक नहीं दिया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहले के जो हैंडसेट होते थे, अगर आप कुछ ओल्ड हैंडसेट में देखेंगे तो उसमें एरर की प्रॉब्लम बाकायदा लिखा होता है, बैटरी एरर की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी के जो हैंडसेट आते हैं तो उसमें देखोगे अनेबल टू चार्ज इस तरह का मैसेज दिखाता है, एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। और इस तरह मैसेज दिखाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो एरर की प्रॉब्लम है, मतलब आईडी लाइन आपका वर्क नहीं कर रहा है, जिससे सीपीयू आईसी चार्ज नहीं कर पा रहा है, आपकी बैटरी को चार्ज होने नहीं दे रहा है। बोर्नियो को हमने ओपन किया है। बोर्नियो में देखते हैं कि वीवो Y12 का कोई स्कीमेटिक दिया हुआ है कि नहीं दिया है। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे और वीवो के मॉडल को सर्च करेंगे कि Y12 हमारा दिया हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वीवो के बहुत ही कम वो स्कीमेटिक दिए गए हैं, उसके कम ही मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अब ये आपको देखने को मिल रही है कि अगर वीवो के हैंडसेट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसका रिपेयरिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि स्कीमेटिक अगर होता है तो आप बड़े आसानी से सर्किट को डायग्नोस कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि पहले के हैंडसेट में डिवाइडर सर्किट अलग होती थी, लेकिन अभी के हैंडसेट में देखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट उन्होंने अलग कर दिया है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो स्कीमेटिक इसका दिया नहीं है। तो हम चलते हैं एक बार हार्डवेयर सोल्यूशन में और हार्डवेयर सोल्यूशन में देखते हैं कि वीवो Y12 का कोई मॉडल है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से हम फॉल्ट को डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीवो के मॉडल में जाएंगे हम, वीवो में। तो वीवो के अगर हम जाएँ तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए। यहाँ पे हमारा वीवो Y12 का मॉडल दिया गया है, लेकिन हार्डवेयर दिया गया है। हार्डवेयर में क्या होता है, कभी भी आप देखिएगा तो मेन सप्लाई दिखाते हैं लेकिन कुछ सप्लाई के बारे में नहीं बताते हैं। अगर स्कीमेटिक होता है तो स्कीमेटिक में बहुत डीप में और स्कीमेटिक में समझाया होता है। तो स्कीमेटिक होता है तो रिपेयरिंग आपके लिए बहुत ईजी होता है, आप आसानी से फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सर्किट होती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। तो ये थोड़ा परेशानी हो सकती है रिपेयरिंग में। क्योंकि अगर आपको डीप नॉलेज यानी डीप सर्किट के बारे में नहीं बताया गया तो उसमें आपको दिक्कत होती है। क्योंकि अगर कुछ अलग सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी तो उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है। मेन सप्लाई तो आप हार्डवेयर सोल्यूशन से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें डीपली प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ ऐसी सप्लाई की प्रॉब्लम आती है जो हार्डवेयर में नहीं बताया होगा तो उसको रिपेयर करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए स्कीमेटिक पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। स्कीमेटिक बहुत ही ज़बरदस्त होता है, स्कीमेटिक से आप कोई भी फॉल्ट को आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आईडी लाइन में जो दिखाया गया, हमने इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में चार्जिंग सेक्शन को ओपन किया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर में इन्होंने आईडी लाइन के बारे में दिखाया है। आईडी लाइन में एक रजिस्टर यहाँ पे सीरीज़ में लगाया गया है। तो
यहाँ पे रजिस्टर का कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा कि रजिस्टर कितने ओम्स का, कितने किलो ओम का लगा हुआ है, बट इन्होंने ये शो किया है कि यहाँ पे एक रजिस्टर आपको मिलेगा। अब ये रजिस्टर होगा तो 100% ये आपका एचवीआर ही होगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का अगर यूज़ किया गया है तो यहाँ पे आपका ये 100 किलो ओम का होना चाहिए, और रजिस्टर जो होगा वो आपका एचवीआर होगा। आगे देखते हैं कि इसकी सप्लाई कहाँ पे जाती है। यहाँ पे बैट आईडी के नाम से मेंशन किया है, इन्होंने बताया कि यही आपकी आईडी लाइन होती है। तो अगर इस सप्लाई को देखा जाए तो यहाँ पे भी एक रजिस्टर इन्होंने मेंशन किया है जो कि पैरेलल में लगा है, और ये भी सीरीज़ में ही लगा है, लेकिन इन्होंने इस रजिस्टर का भी कोई भी जीआर वैल्यू नहीं दिखाया। तो यहाँ से सप्लाई आपकी एक पैरेलल कैपेसिटर लगा है, और इससे होते हुए सप्लाई आपकी कहाँ पे जा रही है, सीपीयू आईसी। यानी सीपीयू आईसी क्या करता है कि आईडी लाइन को कंट्रोल कर रहा है, जिससे आईडी लाइन आपका प्रॉपर वर्क करता है। अब सीपीयू ही एक ऐसी आईसी होती है कि अगर उसके सर्किट में कहीं भी अगर वोल्टेज में कमी होती है, यानी अगर हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होता है, तो सीपीयू आईसी उस सर्किट को वर्क करने नहीं देता है। आपको एक सिग्नल, एक मैसेज के द्वारा बताता है कि आपके फला सर्किट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया है, लेकिन इन्होंने सिंपली तौर पे यहाँ पे समझा दिया कि ये सप्लाई आपकी निकली एक रजिस्टर, एक एनपीसी से होते हुए, ये सप्लाई आपकी बैटरी कनेक्टर पे दी जाती है, आईडी पे। तो यहाँ पे इन्होंने समझाया, लेकिन जब हमने इस आईडी लाइन की कोल्ड टेस्टिंग किया तो यहाँ पे हमको जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन की स्टील बॉडी को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने जो आईडी की जो पहली सप्लाई दी है, यानी रजिस्टर लगाया है, ये आपके जस्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर जो स्टील बॉडी है उसको रिमूव करना होगा, क्योंकि वहीं पे आपका ये कंपोनेंट्स लगा है। और हमने जब कोल्ड टेस्टिंग किया तो यहाँ पे हमें कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सप्लाई इसकी मिसिंग है, या इसके सप्लाई से कोई कंपोनेंट आपका मिसिंग होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन की स्टील बॉडी को रिमूव करते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी अगर ऑन सेट पे आप काम कर रहे हो तो स्टील बॉडी रिमूव करने के लिए आपका जो टेम्परेचर की सेटिंग, हीट की सेटिंग होनी चाहिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप स्टील बॉडी को निकालिए। अगर आपने हीट ज़्यादा अगर रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कटर से कटिंग नहीं करना होता है, क्योंकि आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें कटर से कटिंग करने से क्या होता है कि लेयर के अंदर से सर्किट टूट जाती है, तो उसकी वजह से भी सर्किट आपका वर्क नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी स्टील बॉडी को रिमूव करेंगे, क्योंकि जो पहला हमारा सीरीज़ वाला रजिस्टर लगा है इसी के अंदर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे है। हीट हमेशा रखना है 250, 260, 260 तक रखना है, इससे ज़्यादा आपको हीट नहीं रखना है, क्योंकि इस ऑन सेट पे ज़्यादा हीट मारने से क्या होता है, आईसी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए हीट को हमेशा क्या करना है, कंट्रोल करना है। और ईयर आपका 2-3 के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड के साथ ईयर निकलेगा तो हीटिंग बहुत ज़्यादा होगा, और ईयर अगर कहीं भी पड़ेगा तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कभी भी अगर आप ऑन सेट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स पेस्ट इसके साइड साइड से लगा देंगे। ठीक है, तो फ्लक्स पेस्ट हमने लगा दिया है, और पहले तो हम राउंड में क्या करेंगे, हीट लगाएंगे इसको चारों साइड से। कनेक्टर को भी आपको देखना होता है कि कनेक्टर पे आपका हीट नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसा कि हमने स्टील बॉडी को रिमूव किया है, तो स्टील बॉडी को रिमूव करने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा आईडी लाइन का जो फर्स्ट रजिस्टर है, वो रजिस्टर हमारा कहाँ पे लगा है। सबसे पहले हम उससे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि जीआर वैल्यू हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जीआर वैल्यू अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई आपकी ब्रेक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको क्लीन किया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, और देखेंगे कि हमारी सप्लाई कहाँ से मिसिंग है, क्योंकि हमको जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हार्डवेयर में जैसा कि अगर देखेंगे तो ये जो आपका फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ के जस्ट नीचे आपका एक रजिस्टर लगा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो रजिस्टर हमारा लगा नहीं है। क्योंकि अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन की माने तो यहाँ से देखिए, जैसे कि रजिस्टर आपका रिमूव हुआ है, गिर गया, या यहाँ से रजिस्टर आपका निकल गया है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रजिस्टर हमारा रिमूव हुआ है, मतलब रजिस्टर यहाँ पे मिसिंग है, रजिस्टर हमारा नहीं लगा है।
ठीक है, क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर हमारा मिसिंग है, जिसकी वजह से हमको GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि रजिस्टर पे हमारी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने मल्टीमीटर बीप पे सेट किया है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी शो हो रहा है। अगर इस साइड हम चेक करें तो हमको कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि रजिस्टर आपका यहाँ से मिसिंग है, और रजिस्टर के मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर चेक करेंगे तो हमको कोई GR वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर हम उस टिप्स पे चेक करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको कोई भी GR वैल्यू देखने को GR वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे जैसा कि दिख रहे हैं कि 443 आपको GR वैल्यू देखने को मिल रहा है। इस साइड GR वैल्यू आ रहा है। अब यहीं से सप्लाई आपकी निकलेगी, वो कहाँ जाएगी, दूसरे रजिस्टर पे जाएगी। वो रजिस्टर वहाँ पे कहाँ पे लगा है, CPU IC के पास लगा है। तो यहाँ पे अगर इस पैरेलल कंपोनेंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको GR वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो ये रजिस्टर लगा हुआ था, ये रजिस्टर आपका मिसिंग है। रजिस्टर यहाँ से आपका रिमूव हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो रजिस्टर आप कौन सा लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि 5G हैंडसेट है तो 5G हैंडसेट में मोस्टली जो आजकल लगाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया पहले जो डिवाइडर सर्किट होता था 100 किलो ओम का रजिस्टर देखने को मिलता था। अभी के जो डिवाइडर सर्किट आ रहे हैं, इन्होंने मॉडल के हिसाब से उसके वैल्यू में वेरिएशन किया है। कोई भी एक फिक्स नहीं है कि अगर एक मॉडल में इतने ओम का लगा है तो उतनी ही मॉडल के सारे मॉडल में लगाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने हर मॉडल में क्या किया है, इसके वैल्यू को चेंज किया है। तो हमें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये रजिस्टर जो हमारा यहाँ पे लगा था वो कितने ओम्स का, कितने किलो ओम का लगा है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तब भी हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। अगर हम कम वैल्यू का लगाएंगे या कम वैल्यू का लगा देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा पास होगा, तो CPU IC तब भी समझ जाएगा कि इस सर्किट में प्रॉब्लम है। अगर हम ज़्यादा ओम का लगाएंगे, ज़्यादा किलो ओम का लगाएंगे तो वोल्टेज कम जाएगा, तब भी CPU IC वर्क करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें समझना है। तो इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आजकल डिवाइडर सर्किट को चेंज किया जा रहा है। अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो तो आप इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कितनी ओम्स का, कितने किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू का अगर रजिस्टर लगाएंगे तो सर्किट आपका वर्क नहीं करेंगे। तो हम वीवो की अगर हम बात करें, रियलमी, वीवो, ओप्पो की बात करें तो कभी भी आप देखिएगा इसका जो डिवाइडर सर्किट बनता है वो दो टाइप से बनता है। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है हम इसी पे बनाएंगे कि जो आजकल रियलमी, वीवो में डिवाइडर सर्किट यूज़ किया जा रहा है, या जो 5G हैंडसेट में डिवाइडर सर्किट यूज़ किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वीवो की अगर हम बात करें तो वीवो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे या तो 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाता है या 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगाता है। हमेशा जो उसके सीरीज़ में रजिस्टर लगा होता है 10K का, 1 किलो का, 1K का या 47 किलो ओम के रजिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ये तीन टाइप से आपको डिवाइडर सर्किट देखने को मिलती है वीवो के हैंडसेट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा के देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि चलिए, तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम 10 किलो ओम के रजिस्टर को ढूंढते हैं कि 10 किलो ओम का रजिस्टर हमारा कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा स्क्रैप बोर्ड है, हम इसमें चेक करेंगे। 10 किलो ओम के रजिस्टर को सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि तो मल्टीमीटर को हम 20 किलो ओम पे सेट करेंगे और 10 किलो ओम का रजिस्टर को हमें सबसे पहले लगा के चेक करना है। सबसे पहले देखते हैं कि 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं। क्योंकि हमने तीन टाइप से बताया कि यहाँ पे जो वीवो के हैंडसेट में देखेंगे तो तीन टाइप से आपको डिवाइडर सर्किट देखने को मिल रही है। तो ये जो हमारा रजिस्टर है अगर देखेंगे ये आ रहा है 6.7, हमें 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। तो ये तो हमारा 7 किलो ओम का दिखा रहा है, तो इसको तो हम नहीं लगाएंगे। और फिर हम नेक्स्ट रजिस्टर चेक करते हैं, ये भी हमारा कम है, ये भी हमारा 0 किलो ओम का है। तो ये हमारा रजिस्टर है 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 किलो ओम का रजिस्टर ये हमारा है। तो इसी रजिस्टर को हम सबसे पहले लगाकर चेक करते हैं। 9.82 किलो ओम वैल्यू दिखा रहा है, मल्टीमीटर हमने 20 किलो ओम पे सेट किया है और ये 10 किलो ओम के करीब हमारा वैल्यू शो हो रहा है। तो हम इसी रजिस्टर को निकाल के एक बार हम ID लाइन पे लगाकर चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले इस रजिस्टर को रिमूव करेंगे, निकालेंगे।
तो हमने 10 किलो ओम के रजिस्टर को रिमूव किया है। तो एक बार हम सबसे पहले जहाँ पे हमें रजिस्टर को लगाना है इसको भी हम क्लीन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर है वो थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट लगा के हम आयरन से इसको रिसोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम रजिस्टर को लगाएंगे और चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने रजिस्टर को यहाँ पे लगा दिया है, एक बार पीसीबी को ठंडा होने दीजिए। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमको जीआर वैल्यू मिला कि नहीं मिला, जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने 10 किलो ओम के एक रजिस्टर को लगाकर सबसे पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जीआर वैल्यू कि बैटरी कनेक्टर की यानी आईडी लाइन पे हमको जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, कोई भी जीआर वैल्यू शो नहीं कर रहा है। एक बार हम रजिस्टर को चेक करेंगे क्योंकि जीआर वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो 9.87 किलो ओम शो कर रहा है, मतलब रजिस्टर तो हमारा ओके है, लेकिन जीआर वैल्यू अभी भी हमको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जीआर वैल्यू आ रहा है, लेकिन बी बैड आईडी लाइन पे अगर चेक करें तो हमको कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये रजिस्टर में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 10 किलो ओम का रजिस्टर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा के चेक करेंगे। तो हम दूसरे मदरबोर्ड से 1 किलो ओम के रजिस्टर को निकालते हैं और फिर चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 10 किलो ओम के रजिस्टर को यहाँ पे लगा दिया, आईडी लाइन पे हमने लगाया। जैसे कि अगर हम 20 किलो ओम पे चेक कर रहे हैं तो 10 किलो ओम का ये रजिस्टर हमारा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा 9.95 किलो ओम शो कर रहा है। तो चलिए एक बार हम मोबाइल फ़ोन को लगाकर चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि। सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो पहले इसमें प्रॉब्लम आती थी कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते थे तो कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे मैसेज शो करता था अनेबल टू चार्ज का। लेकिन जब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस किया तो आईडी लाइन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एक रजिस्टर मिसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो हमने वहाँ पे दूसरे रजिस्टर को लगाया, 10 किलो ओम के रजिस्टर को लगाया। और जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी चार्ज हमारा ले रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम अभी हमारी शो नहीं हो रही है। अगर एम्पियर मशीन देखेंगे तो एम्पियर भी आपका प्रॉपर ले रहा है। ये देखिए आपका बैटरी का लोगो शो कर रहा है। पहले कुछ सेकंड के बाद चार्जिंग लोगो दिखाने के बाद यहाँ पे अनेबल टू चार्ज का मैसेज आता था। और अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये देखिए जैसा कि पहले हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी जैसा कि दिख रहा है कि मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज हो रहा है। बैटरी आपकी लगभग फुल है, 4.2 हमने चेक किया था। तो बैटरी हमारी फुल है जिसकी वजह से चार्जिंग लोगो शो हो रहा है। इसका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही कि जैसा कि जो प्रॉब्लम शो कर रहा था। तो इसको एक बार फिर चार्ज पे लगा के हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं है। तो चार्जिंग लोगो आया, यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल शो हो रहा है। ये देखिए बैटरी का लोगो दिखा रहा है, यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल भी चल रहा है। अगर आप एम्पियर मशीन में देख रहे हैं तो एम्पियर मशीन में देखिए एम्पियर आपका पूरा प्रॉपर ले रहा है। पहले हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आता था, अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम आती थी जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। और एम्पियर क्या होता था, यहाँ पे एम्पियर आपका 0.6 के करीब लेके और 0.6 पे फिर वापस आ जाता, 0 पे आ जाता था, जिससे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था।
तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो आईडी लाइन मिसिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस किया। और जब हमने स्टील बॉडी रिमूव किया तो यहाँ पे देखा जो रजिस्टर हमारा सीरीज़ में लगा होता है आईडी लाइन में, वो आईडी लाइन में सीरीज़ में हमारा रजिस्टर मिसिंग था। और जैसे कि ये वीवो Y12 का मॉडल है, इसका कोई भी स्कीमेटिक भी अवेलेबल नहीं था। हार्डवेयर सोल्यूशन इसका बताया हुआ है कि अगर इस तरह की चार्जिंग सेक्शन यानी आईडी लाइन को कैसे वर्क कराया गया है। ठीक है, तो डिवाइडर सर्किट अगर आप समझते हैं, बेसिक की क्लास में आपको बताया जाता है कि कोई भी सर्किट में डिवाइडर सर्किट कैसे बनाई जाती है, कई तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि वीवो के हैंडसेट में या रियलमी ओप्पो के हैंडसेट में 3 टाइप से बनाई जाती है। तो पहला हमने एक स्टेप अप्लाई किया कि यहाँ पे एक 10 किलो ओम के रजिस्टर को लगाकर चेक करते हैं, क्योंकि 3 टाइप से रजिस्टर इसका डिवाइडर सर्किट होता है। तो उसमें से एक टाइप से हमने फर्स्ट टाइप से यहाँ पे 10 किलो ओम रजिस्टर लगाकर चेक किया, और जब 10 किलो ओम के रजिस्टर को लगाया तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रजिस्टर मिसिंग था वो 10 किलो ओम के रजिस्टर 10 किलो ओम का रजिस्टर मिसिंग था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास कभी भी आता है वीवो ओप्पो रियलमी में, तो इस तरीके से आप अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम थी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जब हम इसको चार्ज पे लगाते थे तो अनेबल टू चार्ज का मैसेज आता था और मोबाइल फ़ोन आपका चार्ज नहीं होता था। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयरिंग की जाती है, आप इस तरीके से मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से ईजी वे में रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मल्टीटेक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।